कहानी की शुरुआत में हम 1944 मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आखिरी दौर को देखते हैं। उस समय नाजी जर्मनी की सेना समझ चुकी थी कि वॉर अब अपने अंत के करीब है। उन्हें हार सामने दिखाई देने लगी थी, इसीलिए जहां भी मौका मिलता नाजी सेना वहां से दौलत लूटने में लगी हुई थी। नाजी सैनिक फ्रांस के बड़े बड़े बैंक से भारी मात्रा में गोल्ड्स बार लूट लेते हैं। इतना ही नहीं, वो दुनिया के मशहूर लोरेन म्यूजियम से प्राइजलेस पेंटिंग भी अपने कब्जे में ले लेते हैं और उन पर अपना हक जमाने लगते हैं। इसके बाद ये सारा लूटा हुआ खजाना कड़ी सुरक्षा वाले कॉन्वॉय में लाद कर युगोस्लाविया के गेराजक नाम के शहर की तरफ रवाना किया जाता है। जैसे ही नाजी सेना गेराजक पहुंची, पूरे शहर में अफरा तफरी मच गई। सैनिक गांव के लोगों को पकड़ना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे पूरे इलाके पर कब्जा कर लेते हैं। इसी दौरान एक बहादुर माँ हालात की गंभीरता को समझ गई, इसीलिए वो चुपचाप अपने छोटे से बेटे को इशारा करती है कि वो पीछे के दरवाजे से भाग जाए, क्योंकि बाकी गांव वालों को नाजी सैनिकों ने पकड़ लिया था। कुछ ही देर बाद नाजी सैनिक कई टन चोरी किया हुआ गोल्ड शहर के एक बहुत ही सेफ बैंक के अंदर छुपाते हैं। ठीक उसी समय शहर के पास मौजूद ऊंचे पहाड़ पर नाजी सेना का विरोध करने वाला एक ग्रुप अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने की तैयारी कर रहा था। फिर कुछ देर बाद पहाड़ के अंदर एक जबरदस्त ब्लास्ट हुआ, जिससे पूरा इलाका जोरदार धमाके से हिल गया और ऐसा लगा जैसा उस पहाड़ के अंदर कोई बहुत बड़ा राज हमेशा के लिए दफन हो गया हो। इसके तुरंत बाद कहानी फ्लैशबैक से प्रेजेंट टाइम में आती है और हम व्यूअर्स के मन में यही सवाल आता है कि आखिर उस छुपे हुए खजाने का क्या हुआ। अब कहानी साल 1995 बोस्निया में चल रहे कोल्ड वॉर पर पहुंची। यहाँ सराजेवो नाम का शहर वॉर की तबाही से उबरने की कोशिश कर रहा है। इसी दौरान एक प्रेस वैन आर्मी कैंप पर पहुंची। वो लोग बोस्नियन के जनरल का इंटरव्यू लेने आए थे। वैन में 2 जर्नलिस्ट थे, लेकिन बोस्नियन आर्मी उन पर तुरंत भरोसा नहीं करती। उनकी पहचान की पूरी जांच की जाती है, उनकी तलाशी ली जाती है। तभी वहाँ कमांडर पेट्रोविक पहुंचा और उन्हें अंदर जाने की परमिशन दे दी, लेकिन वो एक शर्त रखता है कि उनकी रिपोर्ट में जनरल को पूरी दुनिया के सामने एक शांति दूत दिखाया जाए। फिर वो लोग जनरल से मिलने जाते हैं। अब जनरल के आने के बाद इंटरव्यू शुरू होने से पहले एक जर्नलिस्ट साउंड चेक करके बताता है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है, लेकिन ये एक सिग्नल था। उसी समय सीन दूसरी तरफ शिफ्ट होता है। यहाँ नेवी सील्स की एक टीम अंडरग्राउंड ड्रेनेज के रास्ते चुपचाप एक बिल्डिंग के अंदर घुस रही थी। अंदर पहुंचते ही वो सीलिंग पर एक्सप्लोजिव लगाकर सही समय का इंतजार करने लगे। वापस इंटरव्यू वाली जगह पर एक जर्नलिस्ट अचानक कहता है कि माइक्रोफोन ठीक से काम नहीं कर रहा। वो उसे ठीक करने जनरल के पास गया, लेकिन अगले ही पल उसने छुपी हुई एक नीडल निकालकर जनरल की गर्दन में चुभा दी। इंजेक्शन लगते ही जनरल तुरंत बेहोश हो गया। उधर कैमरामैन भी अपने कैमरा के अंदर छुपे ब्लेड से आसपास मौजूद सैनिकों पर हमला कर देता है। ठीक उसी समय नेवी सील सीलिंग पर लगाए गए एक्सप्लोजिव उड़ा देते हैं, जिससे फ्लोर में एक बहुत बड़ा छेद बन गया। यहीं पर असली सच्चाई सामने आई। जिन लोगों को सब जर्नलिस्ट समझ रहे थे, वो असल में नेवी सील्स के ऑफिसर थे। उनका मिशन जनरल को जिंदा पकड़कर अमेरिकन बेस तक ले जाना था। प्लान के मुताबिक वो बेहोश जनरल को ऑक्सीजन मास्क पहनाकर वहां से निकलने लगे, लेकिन जैसे ही वो बाहर पहुंचे, वो देखते हैं कि पूरी बोस्नियन आर्मी ने इलाके को चारों तरफ से घेर लिया है। इसके बाद दोनों तरफ से जबरदस्त गोलीबारी शुरू हो गई। नेवी सील पूरी ताकत से लड़ते हैं और कई दुश्मनों को मार गिराते हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें समझ में आ गया कि दुश्मनों की संख्या उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा है। ऐसे में उनका तय किया हुआ एस्केप रूट पूरी तरह बेकार साबित होता है। इसी बीच उनकी नजर कैंप पर खड़े एक टैंक पर पड़ी। तब बिना देर किए वो टैंक पर कब्जा कर लेते हैं और गोलियों की बारिश के बीच मेन गेट तोड़ते हुए वहाँ से निकलते हैं। इस 5 मेंबर वाली नेवी सील टीम को मैट नाम का आदमी लीड कर रहा था। उसके साथ बेकर, डफी, जैक और बेन भी मौजूद थे। भागते समय मैट हेडक्वार्टर से कांटेक्ट करके बताता है कि उनका पैकेज मतलब जनरल पकड़ा गया और वो सेफ है, लेकिन एक्सट्रैक्शन प्लान पूरी तरह नाकाम हो चुका है। वो तुरंत एयर सपोर्ट मांगता है, लेकिन उसे जवाब मिला कि उनकी मदद करने के लिए कोई भी बटालियन अवेलेबल ही नहीं है। अब उन्हें अपने दम पर वहाँ से निकलना होगा। उधर बोस्नियन आर्मी भी टैंक और आरपीजी लॉन्चर के साथ लगातार उनका पीछा कर रही थी। पीछा कर रहे दुश्मनों पर जैक टैंक की पावरफुल कैनन से हमला करता है और कई गाड़ियों को उड़ा देता है। थोड़ी देर बाद एक दुश्मन सैनिक ग्रेनेड लेकर उनके टैंक पर चढ़ गया। तभी मैट अचानक जोर से ब्रेक लगा देता है। तब बैलेंस बिगड़ने की वजह से सैनिक टैंक की कैनन के पास गिरा और ग्रेनेड उसी के हाथ में फट गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन अभी भी लगातार उनका पीछा हो रहा था। तभी मैट सामने मौजूद एक बड़े से टावर पर हमला कर देता है। तब टावर के गिरने से पहले ही वो लोग अपना टैंक लेकर आगे निकल गए और दुश्मनों की गाड़ियों का पूरा कॉन्वॉय वही फंस
फंस गया। लेकिन मुश्किलें अभी भी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि कमांडर पेट्रोविक अपनी यूनिट के साथ एक ब्रिज पर उनका रास्ता रोक कर खड़ा था। अब उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं होता। ऐसे में मैट एक बहुत खतरनाक फैसला लेता है। वो जैक को ब्रिज पर ही गोला दागने का ऑर्डर देता है ताकि वो टैंक के साथ पानी में गिर जाए। ये प्लान खतरनाक जरूर था, लेकिन नेवी सील होने की वजह से पानी उनके लिए सबसे सेफ जगह है। गोला लगते ही पूरा ब्रिज टूट गया और उनका टैंक नदी में जा गिरा। पानी के अंदर पूरी टीम जनरल को साथ लेकर बाहर निकलती है और अंडर वाटर कैनल्स के रास्ते तैरते हुए आगे बढ़ने लगी, जबकि ऊपर से दुश्मन लगातार उन पर गोलियां बरसा रहे थे। काफी स्ट्रगल के बाद वो नदी के दूसरे हिस्से तक सेफली पहुंच गए, लेकिन खतरा अभी भी नहीं टला था। आगे एनिमी सोल्जर स्पीड बोट लेकर उनका इंतजार कर रहे थे। तब नेवी सील उनके पीछे से पानी से निकलकर फायरिंग करने लगे और एक एक करके सभी दुश्मनों को खत्म करके उनकी स्पीड बोट पर कब्जा कर लिया और आखिरकार वहां से सक्सेसफुली निकल गए। फिर पूरी टीम ने पकड़े गए बोस्नियन जनरल को सेफली अमेरिकन बेस कैंप तक पहुंचा दिया। उनके कमांडर ऑफिसर लीवेन को जब पूरी घटना के बारे में पता चला तो वो हैरान हो गया। उसे यकीन नहीं होता कि इन लोगों ने एक फॉरेन जनरल को इस तरह उठा लिया और पूरे मिशन में इतनी तबाही मचाई। अगली सुबह वो पूरी टीम को जमकर डांटता है। उसका कहना था कि एक स्टीलिंग मिशन को उन्होंने बैटलफील्ड में बदल दिया। मैट अपनी तरफ से समझाने की कोशिश करता है कि उनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था, लेकिन फिलहाल कमांडर उन्हें 3 दिन की लीव देकर सजा सुनाता है और वार्न करता है कि आगे का फैसला क्या होगा ये बाद में तय किया जाएगा। हालांकि अंदर ही अंदर वो उनकी कामयाबी से बहुत खुश और इम्प्रेस था, इसीलिए जाते समय वो उन्हें रेड वाइन की एक बोतल देता है और वहां से जाने कहता है। उसी रात पूरी टीम जिंदा बचने की खुशी में एक छोटी सी पार्टी करती है। पार्टी के दौरान उनकी नजर एक लारा नाम की खूबसूरत लड़की पर गई। बेन तुरंत उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करने लगा, लेकिन कुछ ही देर बाद उसे पता चला कि लारा और बेकर काफी समय से सीक्रेट रिलेशनशिप में है। फिर लारा बेकर को अपने घर लेकर गई। फिर दोनों ने यामाकाटा किया, लेकिन उन्हें इंजॉय करने का ज्यादा टाइम नहीं मिलता, क्योंकि कुछ ही देर बाद लारा का भाई कुछ गुंडों के साथ उसके घर में घुस गया। उसके चेहरे और बिहेवियर से साफ पता चल रहा था कि कहानी में आगे वही एक बड़ा खतरा बनने वाला है। लारा का भाई उससे बार बार पूछने लगा कि उसने वो चीज कहाँ छुपाई है, लेकिन ये जवाब सुनकर उसका भाई और भड़क गया। उसी दौरान बेकर वहां आया। वो उन लोगों से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में उन्होंने बेकर पर गन तान दी। तब अपनी और बेकर की जान को खतरे में देखकर लारा घबरा गई और मजबूरी में कहा कि वो उन्हें उस चीज की लोकेशन तक ले जाएगी जिसकी तलाश उन्हें इतने समय से है। फिर सभी लोग घर से बाहर निकले, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि मैट पहले से बाहर मौजूद है। बाहर उसके सामने आते ही बेकर मैट को इशारा करता है और अगले ही सेकंड दोनों अचानक उन लोगों पर हमला कर देते हैं। इससे पहले कि गुंडे कुछ समझ पाते, मैट और बेकर मिलकर सभी को नॉकआउट कर देते हैं। लड़ाई खत्म होने के बाद माहौल थोड़ा शांत होता है। तभी बेकर को समझ में आया कि मैट काफी समय से उस पर नजर रखे हुए था। उसे ये भी पता था कि बेकर एक लोकल लड़की से प्यार करने लगा है। इस बात पर दोनों के बीच हल्का फुल्का मजाक भी होता है। अब लारा उस रात से पर्दा उठाने का फैसला करती है जिसके लिए उसका भाई उसे परेशान कर रहा है। वो एक चमकता हुआ करीब 12 किलो का गोल्ड बार निकाल कर सामने रखती है। इतना बड़ा और असली गोल्ड बार देखकर बेकर की आंखें खुली की खुली रह गई। उसे यकीन ही नहीं होता कि लारा के पास लगभग $1.5 लाख की कीमत का इतना कीमती सोना कैसे आया। इस सवाल का जवाब देने के लिए लारा बेकर को पास मौजूद एक झील के किनारे लेकर गई। फिर दोनों स्कूबा गियर पहनकर पानी के अंदर गहराई में गए। जैसे जैसे वो नीचे पहुंचे, बेकर के सामने ऐसा नजारा आया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। झील के नीचे पूरा का पूरा एक डूबा हुआ शहर मौजूद था। वहाँ पुराने घर, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और यहाँ तक कि एक चर्च भी था। सब कुछ देखकर साफ समझ में आ जाता है कि कभी यहाँ एक आबाद शहर हुआ करता था। इसके बाद लारा इस कहानी का राज खोलती है। वो बताती है कि 1944 में नाजी हमले के दौरान जो छोटा लड़का गांव से भाग निकला था वो कोई और नहीं बल्कि उसके दादाजी थे। उसके दादा ने अपनी आंखों से देखा था कि नाजी सैनिक गांव के बैंक वॉल्ट में सैकड़ों गोल्ड बार छुपा रहे हैं। वहां से भागते समय उसके दादा ने मौका देखकर एक गोल्ड बार चुरा लिया था, लेकिन गार्ड्स ने उन्हें देख लिया और उनका पीछा करने लगे। किसी तरह वो उनसे बचकर निकले और सबसे पहले उस गोल्ड बार को एक सेफ जगह छुपा दिया। इसके बाद वो पहाड़ की तरफ भाग गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि नाजी सैनिक गांव के लोगों को बेरहमी से शूट कर रहे हैं। फिर कुछ देर बाद उसे नाजी सैनिक ने नहीं बल्कि नाजीज के खिलाफ
खिलाफ लड़ रहे फाइटर ग्रुप ने पकड़ लिया। उस समय उस ग्रुप ने गांव के ऊपर बने एक विशाल डैम में पहले से एक्सप्लोजिव लगा दिए थे। उनका प्लान था कि डैम को उड़ाकर पूरे इलाके को डुबो दिया जाए, क्योंकि वैसे भी गांव के लोग तो मर चुके थे और अब नाजी सेना भी उस पानी में डूब जाए। फिर उसी छोटे लड़के से एक्सप्लोजिव एक्टिवेट कराए गए। फिर कुछ ही पलों बाद डैम में जोरदार ब्लास्ट हुआ और देखते ही देखते पूरा शहर, वहाँ मौजूद नाजी सैनिक और बैंक के अंदर छुपाया हुआ सारा खजाना हमेशा के लिए पानी के नीचे दफन हो गया। फिर 50 साल बाद वो पूरा शहर दुनिया के नक्शे से गायब हो गया और उसके साथ उसकी पूरी कहानी भी गहरे पानी के नीचे दफन हो गई। लारा आगे बताती है कि बाद में उसके दादा ने वही गोल्ड बार उसे सौंप दिया था ताकि एक दिन वो इस छुपे हुए खजाने की सच्चाई दुनिया के सामने ला सके। इसका मतलब साफ था कि झील के नीचे सिर्फ एक या दो नहीं बल्कि सैकड़ों या शायद हजारों गोल्ड बार अब भी उसे डूबे हुए पानी के अंदर पड़े हैं। फिर लारा बेकर से उस खजाने को बाहर निकालने में मदद मांगती है। बेकर एक पल भी सोचे बिना उसकी मदद करने तैयार हो गया। जब बेकर वापस जाकर पूरी टीम को वो गोल्ड बार दिखाता है तो सभी की दिलचस्पी अचानक बढ़ गई। वो सबको बताता है कि झील के नीचे लगभग 2000 गोल्ड बार हो सकते हैं। अगर हर गोल्ड बार की कीमत करीब $1.5 लाख मानी जाए तो पूरे खजाने की कीमत लगभग $300 मिलियन होगी। इतनी बड़ी रकम सुनकर सभी हैरान हो गए, लेकिन मैट तुरंत उन्हें हकीकत दिलाता है। वो कहता है कि करीब 150 फीट गहरे पानी में, वो भी दुश्मन के इलाके में, बिना किसी ऑफिशियल सपोर्ट के इतना भारी सोना बाहर निकालना लगभग नामुमकिन जैसा है। इसी बीच लारा एक डिटेल मैप लेकर आई और पूरी टीम के सामने अपना प्लान रखा। फिर मैट पूछता है कि उसकी टीम अपनी जान जोखिम में क्यों डाले। तब लारा ऐसा जवाब देती है जिसे सुनकर सभी सोच में पड़ गए। वो कहती है कि पूरे खजाने को बराबर बांटा जाएगा। $150 मिलियन नेवी सील टीम को मिलेंगे, जबकि बाकी 150 मिलियन बोस्निया के उन लोगों की मदद में खर्च किए जाएंगे जिन्होंने वॉर में अपना सब कुछ खो दिया। मैट इस प्रपोजल को ध्यान से सुनता है। उसे लगा कि अगर उन्हें बस आधा हिस्सा भी मिल जाए तो पूरी टीम की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। वैसे भी उसके रिटायरमेंट को बस 6 महीने बचे थे, इसीलिए वो बाकी साथियों को समझाता है कि जिंदगी में ऐसा मौका शायद दोबारा कभी नहीं मिलेगा। आखिरकार काफी सोच विचार के बाद पूरी टीम इस मिशन के लिए तैयार हो गई। हालांकि सभी जानते थे कि ये मिशन उनकी जिंदगी का सबसे खतरनाक मिशन साबित हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी खजाने का वजन। करीब 2000 गोल्ड बार का कुल वजन 27 टन होगा। तब बेन इस प्रॉब्लम का एक टेक्निकल सोल्यूशन निकालता है। प्लान के मुताबिक सबसे पहले पानी के नीचे एक विशाल कार्गो नेट बिछाया जाएगा। उसके अंदर सभी गोल्ड बार रखे जाएंगे। उसके बाद नेट के चारों कोनों पर बड़े लिफ्टिंग बलून लगाए जाएंगे। फिर उन बलून्स में गैस भरी जाएगी। जैसे जैसे बलून ऊपर उठेंगे वैसे वैसे पूरा कार्गो नेट भी सोने के साथ धीरे धीरे पानी के ऊपर पहुंच जाएगा। अब बारी आती है ट्रांसपोर्टेशन की। पानी से बाहर निकालने के बाद उन्हें सोना लेकर भी तो जाना है, जो कि 27 टन वजन का है। तब जैक सलाह देता है कि बेस पर मौजूद 2 ऐसे पायलट की मदद ली जाए जो अनऑफिशियल ऑपरेशन करने के लिए जाने जाते हैं। अगर उन्हें अच्छी रकम दी जाए तो वो ऐसे चॉपर का इंतजाम कर सकते हैं जो इतना भारी वजन उठा सके। जरूरत पड़ने पर वो उन्हें एयर कवर भी देंगे। लेकिन एक और बड़ी प्रॉब्लम थी। सारा खजाना एक मजबूत स्टील वोल्ट के अंदर बंद है। उसे खोलने के लिए टीम को मैग्नीशियम बर्निंग बार और ऐसे ऑक्सीजन कटिंग इक्विपमेंट की जरूरत थी जो पानी के अंदर भी हीट से मोटी मेटल को काट सके। इसके बाद मैट रात के समय झील के आसपास दुश्मनों की एक्टिविटीज पर नजर रखता है। तब उसे पता चला कि दुश्मन हर 2 घंटों में झील की पेट्रोलिंग करने आते हैं। मतलब उनके पास काम करने के लिए बहुत कम समय होगा। इसके अलावा अगर गोताखोर ज्यादा देर तक गहराई में रहे तो उन्हें डिकम्प्रेशन सिकनेस जैसी जानलेवा प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसी खतरे को देखते हुए पूरी टीम फैसला करती है कि पूरे ऑपरेशन को जल्दबाजी में नहीं बल्कि 5 दिनों में सेफली धीरे धीरे पूरा किया जाएगा। अब उनके सामने पानी की गहराई में छुपा हुआ करोड़ों डॉलर का खजाना था। दूसरी तरफ दुश्मन लगातार उस जगह की पेट्रोलिंग करते हैं। उनके पास लिमिटेड टाइम है। उसके साथ बहुत सारे टेक्निकल चैलेंजेस भी है। लेकिन इतनी सारी मुश्किलों के बावजूद नेवी सील टीम अपनी जिंदगी के सबसे खतरनाक मिशन की तैयारी शुरू कर देती है। ऐसा मिशन जिसमें एक छोटी सी गलती भी उनकी सारी मेहनत, उनका फ्यूचर और उनकी जान तीनों ले सकती है। प्लानिंग पूरी होने के बाद टीम इस मिशन के लिए जरूरी
इक्विपमेंट जुटाने में लग गई। अब क्योंकि ये ऑपरेशन पूरी तरह अनऑफिशियल और बिना किसी परमिशन के होने वाला था, इसीलिए उन्हें हर चीज को बिल्कुल असली मिलिट्री मिशन जैसा दिखाना है। उन्होंने ऐसा माहौल तैयार किया कि किसी को भी उन पर शक न हो और सबको लगे कि वो ये सामान किसी सीक्रेट मिलिट्री असाइनमेंट के लिए ले जा रहे हैं। कुछ ही समय बाद उन्होंने डाइविंग गियर, ऑक्सीजन टैंक, कटिंग टूल, जनरेटर और रिकवरी इक्विपमेंट से भरा एक बड़ा ट्रक चुपचाप लारा के घर पहुंचा दिया, जहां पूरे सामान को बहुत सीक्रेट तरीके से छुपा कर रखा जाता है। इधर जब लारा अपने घर पहुंची तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि जिस 12 किलो के गोल्ड बार को उसने इतने सालों तक संभाल कर रखा था अब वो गायब था। उसे तुरंत समझ में आ जाता है कि ये काम किसी और का नहीं बल्कि उसके लालची भाई का है। जैसा उसे शक था वैसा ही हुआ था। उसके भाई ने गोल्ड बार चुरा लिया था और अपने नशे की लत पूरी करने के लिए उसका एक छोटा सा टुकड़ा भी काट लिया था। जब उधार देने वाले आदमी ने उससे पैसे मांगे तब वो बिना सोचे समझे कैश की जगह सोने का वही टुकड़ा उसके हाथ में थमा देता है। लेकिन उसकी यही एक गलती पूरे मिशन के लिए खतरा बन गई। इतना बड़ा और प्योर गोल्ड का टुकड़ा देखते ही लोगों के बीच बातें होने लगी और कुछ ही समय में इसकी खबर बोस्नियन आर्मी तक भी पहुंच गई। आर्मी तुरंत लारा के भाई को पकड़ लेती है और उससे बेरहमी से पूछताछ शुरू करती है। फिर उसका मुंह खुलवाने के लिए सोल्जर उसके साथी को उसकी आंखों के सामने ही गोली मार देते हैं। ये खौफनाक मंजर देखकर लारा का भाई डर गया और डर के मारे वो सब कुछ उगल देता है कि वो सोना उसकी बहन लारा के पास था। इसी दौरान नेवी सील बेस पर भी एक बुरी खबर पहुंची। दरअसल उनकी हालिया एक्टिविटीज पर हायर ऑफिसर्स को शक हो गया है। जांच में उनकी सौंपी गई रिपोर्ट और उनके किए गए कारनामे, जैसे आपने मूवी की शुरुआत में देखा था, काफी कुछ गड़बड़ निकली है। इसी वजह से उनकी पूरी यूनिट को तुरंत वापस अमेरिका भेजने के ऑर्डर आए हैं। ये खबर सुनते ही सभी समझ गए कि अब उनका गोल्ड मिशन खत्म हो गया। मैट भारी मन से सबको बताता है कि उनके पास बेस छोड़ने के लिए सिर्फ 3 दिन बचे हैं। वो सभी को उनका सामान पैक करने के ऑर्डर देता है। अब कुछ ही देर पहले जो टीम करोड़ों डॉलर के खजाने के सपने देख रही थी अब पूरी तरह निराश हो गई। अब डफी और जैक निराश होकर बहुत ज्यादा वाइन पीने लगे और नशे में आपस में ही बहस शुरू कर दी। दूसरी तरफ मैट और बेन चुपचाप बैठे शराब पी रहे थे। तभी बेन की नजर उसके हाथ में मौजूद विस्की ग्लास पर गई। उस बड़े ग्लास के अंदर एक छोटा ग्लास उल्टा फंसा हुआ था। उस छोटे ग्लास के अंदर हवा भरी थी। उसी सेकंड बेन के दिमाग में एक शानदार आइडिया आता है। वो मैट को समझाता है कि अगर इसी तरह पानी के नीचे किसी जगह हवा भरकर एक चेंबर तैयार कर लिया जाए तो उन्हें बार बार ऊपर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह पूरी टीम लगातार पानी के नीचे काम कर सकेगी और कई दिनों में होने वाला मिशन सिर्फ एक ही रात में पूरा हो जाएगा। बेन का ये आइडिया सुनते ही सभी के चेहरे फिर से खिल उठे। बेन तुरंत बेकर से कांटेक्ट करता है जो इस समय लारा के साथ था। बेकर बताता है कि डूबे हुए शहर के अंदर मौजूद चर्च के बेल टावर में एक ऐसा कमरा है जो पूरी तरह बंद है। अगर उसमें ऑक्सीजन भर दी जाए तो वही उनका अंडरग्राउंड ऑपरेशन बेस बन सकता है। ये सुनते ही पूरी टीम फैसला करती है कि मिशन को आज ही रात पूरा किया जाएगा। फिर बेकर लारा को झील के किनारे सारे इक्विपमेंट पहुंचाने कहता है। उधर जैक उन दोनों पायलट से कांटेक्ट करता है जिन्हें पहले से तैयार रखा गया था और उन्हें सुबह होने से पहले पहुंचने के ऑर्डर देता है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी बेस से भारी ऑक्सीजन सिलेंडर बाहर निकालना। अगर कोई शक कर लेता तो पूरा मिशन शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता। इसीलिए टीम एक चाल चलती है। वो इमरजेंसी मिलिट्री ऑथराइजेशन के नकली डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं। फिर उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को पायलट को दिखाकर बताते हैं कि ये एक बहुत सीक्रेट मिलिट्री ऑपरेशन है जिसे उन्हें तुरंत अंजाम देना होगा। तब पायलट को भी किसी तरह का शक नहीं होता और वो पूरी टीम को चॉपर में बैठाकर सीधे झील तक पहुंचाते हैं। जैसे ही चॉपर झील के ऊपर पहुंचता है पांचों नेवी सील अपना सारा सामान लेकर अंधेरे पानी में छलांग लगा देते हैं। यही से उनका गोल्ड रिकवरी मिशन शुरू होता है। गहरे पानी में उतरते हुए सबसे पहले वो डूबे हुए चर्च तक पहुंचे। फिर चर्च के बेल के टावर के अंदर बने एक कमरे में बेन ऑक्सीजन पंप करना शुरू करता है। धीरे धीरे कमरे का पानी बाहर निकलने लगा और कुछ ही सेकंड बाद पूरा कमरा सांस लेने लायक बन गया। उधर झील के ऊपर लारा लकड़ी का एक तैरता हुआ प्लेटफॉर्म तैयार करती है। उसकी मदद से जनरेटर, ऑक्सीजन सप्लाई और बाकी के जरूरी इक्विपमेंट सेफली नीचे पहुंचाती है। कुछ समय में उनका बनाया हुआ अंडर वाटर वर्क स्टेशन पूरी तरह तैयार हो गया। मैट अपनी टीम के इस यूनिक प्लान को सक्सेस होता देख बहुत खुश होता है। अब शुरू होता है असली काम। मैट, बेन और जैक उस पुराने बैंक वॉल्ट तक पहुंचे
जहाँ खजाना होने की उम्मीद थी वो सबसे पहले पहली दीवार में छेद करते हैं, लेकिन उसके पीछे उन्हें एक और मजबूत दीवार मिलती है। काफी मेहनत के बाद वो दूसरी दीवार भी तोड़ देते हैं और उनके सामने एक बड़ा सा स्टील वॉल्ट का दरवाजा आता है। अब जैक मैग्नीशियम बर्निंग रॉड की मदद से पानी के अंदर ही उस मोटे स्टील को काटना शुरू करता है, लेकिन तभी एक नई मुसीबत सामने आ गई। करीब 50 साल से पानी में डूबे रहने की वजह से चर्च की बिल्डिंग बहुत कमजोर हो चुकी थी। सीलिंग में दरारें पड़ने लगी और वहाँ से तेजी से पानी अंदर आने लगा। बेन समझाता है कि इतने सालों तक ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना होने की वजह से अब अचानक ऑक्सीडेशन बहुत तेजी से हो रहा है, मतलब दीवारें टूटने वाली है। अगर जल्दी ही कुछ नहीं किया गया तो 1 घंटे के अंदर पूरा चेंबर पानी से भर जाएगा। मैट तुरंत लकड़ी की मदद से दरारों को टेम्परेरी बंद करने लगा। उधर जैक वॉल्ट का दरवाजा काट रहा था। फिर कुछ देर बाद आखिरकार दरवाजा खुल गया। पूरी टीम बड़ी उम्मीद के साथ अंदर गई, लेकिन अंदर का नजारा देखकर सबके चेहरे उतर गए। उन्हें वहां बस पुराने डॉक्यूमेंट और बेकार हो चुकी करेंसी मिली। काफी देर तक तलाश करने के बाद भी उन्हें बस 10 गोल्ड बार ही मिले। इतना कम खजाना देखकर बेन और जैक को लगने लगा कि शायद लारा ने उन्हें गलत कहानी सुनाई थी, लेकिन मैट उसका सपोर्ट करता है। वो कहता है कि लारा ने उनसे झूठ नहीं बोला, कम से कम ये 10 गोल्ड बार इस बात का सबूत है कि उसकी कहानी सच थी। हो सकता है कि बाकी खजाना कई साल पहले कोई और ले गया हो। फिर आखिर में सभी फैसला करते हैं कि जितना मिला है उसी को लेकर वापस चला जाए, लेकिन वापस लौटते समय मैट की नजर अचानक एक अजीब चीज पर गई। उसे एक ऐसी दीवार दिखाई दी जो बाकी इमारत की तुलना में काफी नई लग रही थी। उस पर रोमन लेटर भी लिखे हुए थे। तब मैट को तुरंत शक हुआ, इसीलिए वो पूरी टीम को रोकता है और उस दीवार की जांच करने का फैसला करता है। सभी वापस उसी जगह पर लौटे और दीवार को तोड़ना शुरू किया। हैरानी की बात ये थी कि वो दीवार बाकी पत्थरों के मुकाबले काफी कमजोर निकली। कुछ ही वार में पूरी दीवार टूटकर गिर गई। उसके पीछे एक छुपी हुई सुरंग दिखाई देती है। अब सभी को एहसास हुआ कि शायद असली नाजी ट्रेजर अभी भी आगे कहीं उनका इंतजार कर रहा है। पूरी टीम केयरफुली उस सीक्रेट सुरंग के अंदर गई, लेकिन अंदर का नजारा देखते ही सभी की रूह कांप उठी। चारों तरफ इंसानी खोपड़ियां और कंकाल बिखरे पड़े थे जो बिना कुछ कहे ही पास्ट की भयानक कहानियां बता रहे थे। सुरंग के अंदर जगह जगह लकड़ी के बड़े बड़े कैरेट रखे थे जो दशकों से बंद पड़े थे। नेवी सील एक एक करके उन कैरेट को खोलना शुरू करते हैं। तभी बेकर की नजर एक ऐसे कैरेट पर पड़ी जिसे देखकर वो हैरान हो गया। उसके अंदर बहुत ही कीमती और हिस्टोरिकल पेंटिंग रखी थी। ये वही पेंटिंग थी जिन्हें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान नाजी आर्मी फ्रांस से लूट कर लाई थी। अब एक बात पूरी तरह साफ हो गई कि अगर चोरी की गई पेंटिंग यहाँ मौजूद है तो गायब हुआ सोना भी कहीं न कहीं इसी सुरंग में छुपा होगा। नई उम्मीद के साथ पूरी टीम फिर से खोज शुरू करती है। कुछ ही दूरी पर उन्हें एक बहुत बड़ा बंद कंटेनर दिखाई दिया। जैसे ही वो उसे खोलते हैं, अंदर का नजारा देखकर कुछ पल के लिए किसी की भी जुबान नहीं खुलती। कंटेनर के अंदर 2000 प्योर 24 कैरेट के गोल्ड बार मौजूद थे, जिस खजाने की कीमत में उन्होंने अपनी जान दांव पर लगाई थी। आखिरकार अब वो उनकी आंखों के सामने था। इतने सालों का इतिहास, अनगिनत कुर्बानियां और करोड़ों डॉलर का खजाना अब उनकी आंखों के सामने है। अब नेवी सील टीम बहुत खुश थी। वो बिना समय गवाए काम में जुट गई। पानी के नीचे एक बहुत बड़ा कार्गो नेट फैलाया गया और फिर वो एक एक करके सभी गोल्ड बार बहुत सेफली उसके ऊपर रखने लगे ताकि पूरे खजाने को एक साथ पानी के ऊपर भेजा जा सके। लेकिन झील के ऊपर बोस्नियन आर्मी पहुंच गई थी। जैक को जो पुराने करेंसी नोट पानी में मिले थे, अब वो पानी के ऊपर तैर रहे थे। बोस्नियन आर्मी के कर्नल की नजर जैसे ही उन नोटों पर पड़ी, उसे तुरंत समझ में आ गया कि जरूर झील के नीचे कोई है। वो एक भी सेकंड गवाए बिना डाइविंग सूट पहने अपने सैनिकों को पानी के अंदर भेजता है। उधर नेवी सील टीम पूरी रफ्तार से अपना काम कर रही थी। तभी अचानक दुश्मन के डाइवर उन पर हमला कर देते हैं। उनके पास बंदूकें नहीं बल्कि तेज धार वाले नाइफ थे, क्योंकि पानी के अंदर वो बिना आवाज किए हमला करना चाहते थे। लेकिन उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि पानी के अंदर लड़ना नेवी सील की सबसे बड़ी ताकत है। कुछ ही पलों में पूरी टीम एक एक करके सभी दुश्मनों को खत्म कर देती है। जब एक मरा हुआ सैनिक पानी के ऊपर आया, तब कर्नल समझ गया कि नीचे कोई आम लोग नहीं बल्कि ट्रेंड मिलिट्री फोर्स है। अब वो उन्हें रोकने के लिए और भी खतरनाक प्लान बनाता है। इस बार वो अंडर वाटर ग्रेनेड अटैक करने का फैसला करता है। पानी के अंदर होने वाले ब्लास्ट जमीन के मुकाबले कई गुना ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि उनकी प्रेशर वेव सीधे शरीर के अंदरूनी ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचाती है। प्लान
प्लान के मुताबिक ग्रेनेड को भारी एंकर के साथ बांधकर झील की गहराई में उतारा गया और फिर एक एक करके उन्हें ब्लास्ट किया गया। कुछ ही सेकंड में पूरे पानी के अंदर जबरदस्त शॉक वेव फैल गई। किस्मत अच्छी थी कि धमाके टीम से थोड़ा ऊपर हुए, इसीलिए वो जानलेवा नुकसान से बच गए। लेकिन अब सभी को एहसास हो गया कि उनके पास समय खत्म हो चुका है। पूरी टीम तेजी से कार्गोनेट के चारों कोनों पर बड़े बलून बांधने लगी और उनमें गैस भरना शुरू किया। इसी दौरान दुश्मन एक और ग्रेनेड से हमला करता है। इस बार का ब्लास्ट पहले से भी ज्यादा जानलेवा था, जिससे पूरा अंडर वाटर स्ट्रक्चर जोर जोर से हिलने लगा। सालों पुरानी दीवारें टूटने लगी। तब टीम समझ गई कि अब लड़ाई लड़ने का नहीं, बल्कि जितना जल्दी हो सके वहां से निकलने का समय है। इसी बीच बलून्स धीरे धीरे पूरे खजाने को ऊपर उठाने लगे, लेकिन तभी एक और बड़ी मुसीबत आ गई। थोड़ा ऊपर आने के बाद पूरा कार्गो अचानक बीच रास्ते में ही रुक गया। सोने का 27 टन वजन बलून्स की कैपेसिटी से कहीं ज्यादा भारी है। उन्हें तुरंत और ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत थी। तभी मैट को याद आया कि बैंक वॉल्ट के अंदर कुछ एक्स्ट्रा गैस सिलेंडर पड़े हैं। तब वो अपनी जान की परवाह किए बिना वापस उसी टूटी हुई इमारत के अंदर चला गया। काफी मुश्किल से वो एक सिलेंडर उठा लेता है, लेकिन उसी समय एक और भयानक ब्लास्ट हुआ, जिससे पूरी इमारत हिल गई और चारों तरफ मलबा गिरने लगा। मैट किसी तरह मौत से बचते हुए भारी सिलेंडर को खींचकर वापस बलून्स तक ले गया। जैसे ही वो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन भरता है, सभी बलून तेजी से और बड़े होने लगे। फिर कुछ ही पलों बाद पूरा कार्गो ऊपर उठने लगा। अब पूरी नेवी सील टीम और 27 टन सोना पानी से बाहर निकले, लेकिन खतरा अभी भी नहीं टला था। ऊपर बोस्नियन कमांडर पहले से रॉकेट लॉन्चर लेकर उनका इंतजार कर रहा था। बस एक रॉकेट और पूरा मिशन खत्म। तब मैट मजबूरी में अपनी गन निकाल कर उस पर फायरिंग करने लगा, लेकिन उसके दोनों निशाने चूक गए। अब कुछ ही सेकंड में उसकी गन की मैगजीन भी खाली हो गई। ऐसा लग रहा था कि अब सब कुछ खत्म होने वाला है, लेकिन तभी अचानक आसमान में एक चॉपर दिखाई दिया। अगले ही पल हेवी मशीन गन दुश्मनों पर गोलियों की बारिश कर देती है। कुछ ही मिनटों में बोस्नियन सोल्जर पूरी तरह ढेर हो गए। दरअसल ये वही पायलट थे जिन्हें टीम ने इस मिशन के लिए किराए पर रखा था, लेकिन बाद में उन्होंने पूरी सच्चाई कमांडर को बता दी थी। सारी बात जानने के बाद चीफ ने तुरंत रेस्क्यू सपोर्ट भेज दिया। अब पूरा इलाका सेफ हो चुका था। फिर चॉपर की मदद से करोड़ों डॉलर का वो खजाना बेस कैंप तक पहुंचा दिया गया। बेस पर पहुंचते ही कमांडर गुस्से में पूरी टीम को खूब डांटता है। उसका कहना था कि उन्होंने बिना किसी परमिशन के इतना बड़ा ऑपरेशन चलाकर अपनी और पूरी मिलिट्री की रेपुटेशन खतरे में डाल दी। लेकिन जब उसे पूरे मिशन की सच्चाई पता चली, तो वो फैसला करता है कि इस ऑपरेशन को हमेशा के लिए क्लासिफाइड रखा जाएगा। अगली सुबह एक ऑफिशियल ब्रीफिंग रखी गई। पूरी दुनिया को बताया गया कि नेवी सील टीम ने 50 साल से भी ज्यादा समय से गायब फ्रांस का ऐतिहासिक गोल्ड ढूंढ निकाला है और उसे उसके असली मालिक को वापस सौंपा जाएगा। फ्रांस पूरी टीम को उनके बहादुरी के लिए सम्मानित करता है। फ्रांस पूरी टीम को उनके बहादुरी के लिए सम्मानित भी करता है, लेकिन टीम के सभी मेंबर अंदर ही अंदर उदास थे। उन्हें लग रहा था कि अपनी जान जोखिम में डालने के बाद भी उनके हाथ कुछ नहीं आया। कुछ समय बाद कमांडर सभी को अलग से अपने कमरे में बुलाता है और यहाँ कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आया। कमांडर बताता है कि पूरा गोल्ड वापस नहीं किया गया। ऑफिशियल रिकॉर्ड में सिर्फ $50 मिलियन का ही गोल्ड लिखा गया है। बाकी खजाने को चुपचाप बेच दिया गया और उसकी रकम सेफ रखी गई है। इसके बाद वो टीम के सभी मेंबर को एक एक एनवलप देता है। सभी एक्साइटमेंट में अपना चेक खोलते हैं। चेक देखकर पहले तो सभी हैरान हो गए, क्योंकि चेक के ऊपर एक छोटी सी मिशन फीस लिखी थी। मैट को एक पल के लिए लगता है कि कमांडर ने उनके साथ धोखा कर दिया, लेकिन तभी लारा अपना एनवलप खोलती है। उसे देखते ही वो बिल्कुल चुप हो गई। उसके चेक पर लगभग $150 मिलियन लिखे थे। असल में कमांडर ने पूरी नेवी सील टीम का हिस्सा लारा के नाम कर दिया था, ताकि वो वॉर से बर्बाद हुए अपने देश को दोबारा खड़ा कर सके और वहाँ के लोगों की मदद कर सके। यही तो लारा का भी सपना था। अब पूरी टीम को कमांडर का असली फैसला समझ में आया। तब सभी बिना कुछ कहे मुस्कुरा देते हैं और खुशी खुशी अपना हिस्सा भी लारा को सौंप देते हैं। इमोशनल होकर लारा की आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि जिंदगी की सबसे बड़ी जीत हमेशा दौलत नहीं होती, बल्कि किसी की जिंदगी बदलने का मौका भी होती है। इसी खूबसूरत संदेश के साथ इस शानदार कहानी का अंत होता है। ये सिर्फ छुपे हुए खजाने की कहानी नहीं थी, बल्कि हिम्मत, भरोसे, दोस्ती, त्याग और इंसानियत की भी कहानी थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी और मेरा एक्सप्लेनेशन? अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो और मेरा एक्सप्लेनेशन
एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करे, हाइप दे और कमेंट जरूर करे। और ऐसे और भी अमेजिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। पीस आउट।